नमस्कार दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स जो आपका दिनांक 19 से 26 मार्च 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को चुन कर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि हर साल वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 18 मार्च, 20 मार्च, 24 मार्च, आपका ऑप्शन सी है 22 मार्च। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विश्व क्षय दिवस यानी कि टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप सभी को नोट कर लेना है कि विश्व क्षय रोग दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वह है तपेदिक की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करना। दोस्तों इसमें आप सभी को यह ध्यान रखना है कि टीबी को ही क्षय रोग तथा इसे ही तपेदिक के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा देश एक्सरसाइज वायु प्रहार नामक मल्टी डोमेन एयरलैंड अभ्यास आयोजित करता है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका एक्सरसाइज है वायु प्रहार जो कि इसके अधिकार क्षेत्र के लिए आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि यह वायु प्रहार नामक जो एक्सरसाइज किया जाता है वह भारत के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों की पॉइंट में आप सभी को देख लेना है कि अभ्यास वायु प्रहार भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब आयोजित एक बहुडोमेन वायु और भूमि अभ्यास है। यानी कि अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि जो एक्सरसाइज वायु प्रहार है वह किसके द्वारा किया जाता है तो इंडियन आर्मी तथा इंडियन एयर फोर्स द्वारा यह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि यलोसे के करीब आयोजित एक बहुडोमेन वायु भूमि अभ्यास है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत का छत्तीसगढ़ राज्य है उसी ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया है। अब की पॉइंट आप सभी को समझना है कि छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और इसका उद्देश्य है मीडिया कर्मियों को सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा को रोकना। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार लगाना है क्योंकि आप सभी से आगामी परीक्षा में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब आपके ऑप्शंस के अनुसार इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि छत्तीसगढ़ नामक राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो इस योजना की शुरुआत की गई है वह विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुभारंभ किया गया है। अब दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि खबरों में रहा सिनियाह द्वीप यह किस देश में स्थित है। यानी कि इस समय जो सिनियाह द्वीप है वह खबरों में है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि यह किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और आपका ऑप्शन डी है इजराइल। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो यूएई है उसी देश में स्थित है सिनियाह द्वीप जो कि वर्तमान में खबरों में है। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट में सिनियाह द्वीप से संबंधित जो रिलेटेड फैक्ट्स है वह जान लेने हैं कि पुरातत्वविद ने संयुक्त राष्ट्र अमीरात के सिनियाह द्वीप पर फारस की खाड़ी में सबसे पुराने मोती शहर की खोज की है और यह द्वीप दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक अमीरात अल क्वैन में स्थित है। अब दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वास्तुकला, गणित, पत्रकारिता, ऑप्शन डी है खेल। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं इसलिए ऐसे फॉर्म में लाया हूँ
कि इस समय वर्तमान में एबेल पुरस्कार को वितरण किया गया है, तो आप सभी से एबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को न पूछकर आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अब दोस्तों हम सभी जानेंगे कि एबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वह है एबेल पुरस्कार हर साल नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। और अगर आप सभी से इसमें पूछ लिया जाए कि एबेल पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिया जाता है, तो वह नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। और गणित के लिए एबेल पुरस्कार अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफरेली को दिया गया है। तो दोस्तों यह आप सभी को कहीं नोट कर लेना है कि अर्जेंटीना अमेरिकई मूल के लुइस कैफरेली जो हैं, उन्हें 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें जिस लिए एबेल पुरस्कार दिया गया है, वह है आंशिक अंतर समीकरण के ये विशेषज्ञ हैं, जो पानी के प्रवाह से लेकर जनसंख्या वृद्धि तक की घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साजिबू नोंगमा पानबा चंद्र नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य का नववर्ष है साजिबू नोंगमा पानबा, जो कि एक चंद्र नववर्ष है। आपके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को ध्यान रखना है कि जो साजिबू नोंगमा पानबा चंद्र नववर्ष है, वह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अब दोस्तों आप सभी को इस नववर्ष के बारे में समझ लेना है कि जो साजिबू नोंगमा पनबा मणिपुर राज्य में सनमाहिज्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाला एक चंद्र नववर्ष है। यानी कि अगर आप सभी से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो साजिबू नोंगमा पनबा जो कि मणिपुर राज्य का एक चंद्र नववर्ष है, वह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आप सभी को नोट कर लेना है कि यह सनमाहिज्म नामक अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। और साजिबू नोंगमा पानबा को मैतेई चिरा ओवा या साजिबू चिरा ओवा भी कहा जाता है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है। और पारंपरिक नए साल के आगमन को चिन्हित करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। और इस वर्ष यह 22 मार्च को मनाया गया था, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2023 की थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वन और स्वास्थ्य, वन और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है आपका वन और ग्लोबल वार्मिंग, और ऑप्शन डी है आपका वन मित्र है। तो दोस्तों इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है 2023 का, उसका जो थीम है वह है वन और स्वास्थ्य। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है क्योंकि यह आप सभी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट नोट कर लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। और 2023 का जो थीम है इसका, वह है वन और स्वास्थ्य। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस समय आप सभी को पता ही है कि श्रीलंका कर्ज में डूबा है, तो उसी को धनराशि की आवश्यकता है। इसलिए IMF के कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट कार्यक्रम को वित्तीय एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। और इससे द्वीप राष्ट्र को अपने आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 18 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, ऑप्शन डी है आपका 24 मार्च। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है।
अब दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया जाता है, वह तो 21 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यह किस लिए मनाया जाता है तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है कि 21 मार्च 1960 में रंगभेद पारित कानूनों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियां चलाई और इसका उद्देश्य दुनिया भर में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को खत्म करना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इसमें आप सभी से पूछा गया है कि विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं गौरैया हमारे मित्र हैं, मुझे गौरैया से प्यार है, ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन सी है स्थिरता और गौरैया, और आपका ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन और गौरैया। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो वर्ष 2023 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, उसका थीम था आई लव स्पैरो, यानी कि मुझे गौरैया से प्यार है। अब दोस्तों आप सभी को यह नोट करना है कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया। क्वेश्चन में आप सभी से यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को नोट करना है कि यह 20 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है आई लव स्पैरो, और इसे गौरैया के संरक्षण और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित किया गया है, क्योंकि दुनिया भर में गौरैया की संख्या घट रही है और दिन का पहला स्मरणोत्सव 2010 में मनाया गया। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि गौरैया दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यह 2010 से मनाया जा रहा है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए। आपके ऑप्शंस हैं बुरुंडी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अफ्रीकी देश बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। तो यह आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों की पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है कि 30 वर्षों में पहली बार बुरुंडी में पोलियो के मामले दर्ज किए गए और क्षेत्र में अपशिष्ट जल की पर्यावरण निगरानी से पोलियो वायरस टाइप 2 की पुष्टि हुई है, और पोलियो दूषित पानी और भोजन के माध्यम से या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि पोलियो दूषित पानी और भोजन के माध्यम से या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं इस वायरस से। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट इनके खिलाफ जारी किया है। अब दोस्तों की पॉइंट आप सभी को नोट करना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, इसका मुख्यालय हेग में है और हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो आप सभी को नोट कर लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, और हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गैर कानूनी निर्वासन के कथित युद्ध अपराध और यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, और जो वर्ष 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है, वह किया गया है एससीओ पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था वाराणसी में, और इसी में किया गया है। और इस आयोजन के दौरान भारत ने इस वर्ष यानी कि 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार किया है। अब दोस्तों हम सभी को संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के जितने भी इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, वह आप सभी को नोट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, और जितने भी सदस्य हैं वह आप सभी को नोट कर लेने हैं कि इसके जो वर्तमान में सदस्य की संख्या है वह है 8, जिनमें से आपका चीन है, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
तो दोस्तों यह आप सभी को ध्यान रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है। आपके ऑप्शंस के अनुसार इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान नामक राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया है। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर चोट, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी और हमले जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए पेश किया गया था और इसका उद्देश्य राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामले और झूठे प्रभावों को रोकना है। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्ना सम्मेलन का मेजबान है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप लोग देख लीजिएगा, आपको आगे आने वाले एग्जाम में जरूर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत का नई दिल्ली ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन का मेजबान है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट में समझना है कि ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्ना सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय बाजरा श्री अन्ना स्टार्टअप और बाजरा के पुस्तक श्री अन्ना मानकों का संग्रह डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। तो आप सभी को यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्रा योजना लागू करता है। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन डी है आपका विदेश मंत्रालय। दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आप सभी से पूछा गया है कि कौन सा सेंट्रल मिनिस्ट्री पीएम मित्रा योजना लागू करता है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय है उसके द्वारा पीएम मित्रा योजना लागू किया जाता है। दोस्तों हमारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने हैं, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस लेता हूं वह चुन चुन के लेता हूं जो आप सभी के एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखनी है। चलिए हम अपने की पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मित्रा यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की घोषणा की है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पीएम मित्रा योजना है इसका आप सभी से पूर्ण रूप पूछा जा सकता है। तो इसका जो पूर्ण रूप होगा वह आप सभी को नोट करना है कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जिसे पीएम मित्रा के रूप में जाना जाता है और यह योजना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। और पीएम मित्रा पार्क वर्तमान में तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आएंगे। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट लॉन्च की है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप सभी से आगे आने वाले पीसीएस एग्जाम और अन्य जितने भी एग्जाम हैं उनमें जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 को लॉन्च किया है, वह किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट को लॉन्च की गई है। दोस्तों इस रिपोर्ट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह आप सभी को जान लेने हैं कि भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात 952 तक सुधरने की उम्मीद है और वर्ष 2011 की जनसंख्या की गणना के अनुसार वर्तमान में भारत की लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन पर आप सभी को फोकस करना है कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, ऑप्शन डी है आपका ओमान। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है
कि जो एक्सरसाइज अल मुहद अल हिंदी 23 है, वह भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब की पॉइंट आप सभी को देख लेना है कि एक्सरसाइज अल मुहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के नौसैनिक बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो इसमें अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि एक्सरसाइज अल मुहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास अभ्यास है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यह एक नौसैनिक बलों का द्विपक्षीय अभ्यास है और इस साल मई में सऊदी अरब के जुबैल में यह एक्सरसाइज आयोजित होने की संभावना है। अब दोस्तों आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान है। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को एक बार और पढ़ लेना है कि आप सभी से पूछा जा रहा है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान है। तो दोस्तों इस ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का मेजबान यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट नोट कर लेना है कि वैश्विक बोतल बंद पानी उद्योग प्रभावों और रुझानों की समीक्षा शीर्षक वाले रिपोर्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन से पहले जारी की गई और सम्मेलन न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया जाना है। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि आप सभी से यूएसए न देकर उसका सिटी दे सकता है, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगी। आप सभी को यह ध्यान रखना है। और रिपोर्ट में पता चला कि बोतल बंद पानी उद्योग सभी के लिए विश्वसनीय पेयजल की कमी के मौजूदा मुद्दों पर पर्दा डाल रहे हैं। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि खबरों में रहा बरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि बरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो कि वर्तमान में खबरों में है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्धा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि वर्तमान में खबरों में है। अब दोस्तों आप सभी को की पॉइंट देख लेना है कि भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र घर गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र घर कहाँ पर स्थित है, तो वह है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। और जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में 40 शेरों को स्थानांतरित करार किया गया है। यानी कि 40 शेरों को ट्रांसफर किया जाएगा वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में। और वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों के रहने की उम्मीद है। और यह जो वर्धा वन्यजीव अभयारण्य है, यह गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अब दोस्तों आप सभी का आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोरडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को क्वेश्चन ध्यान रखना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोरडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत का कर्नाटक राज्य कोरडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी वर्तमान में कर रहा है। अब दोस्तों आप सभी को इम्पोर्टेंट की पॉइंट कोरडवा हॉकी महोत्सव के बारे में समझ लेना है कि हर 4 साल के अंतराल के बाद कर्नाटक के नापोक्लू शहर में आयोजित किया जाता है। यानी कि अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि कर्नाटक के कौन से शहर में कोरडवा हॉकी महोत्सव हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, तो वह शहर है नापोक्लू शहर। और वार्षिक कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। और दोस्तों पहाड़ी जिले कोरडवा समुदाय हर साल अंतर परिवार हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करता है, जिसमें 200 से अधिक परिवारों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। और टीम बनाने का एक ही नियम है कि सभी सदस्य एक ही परिवार के होने चाहिए। यानी कि जो यह महोत्सव मनाया जाता है, इसमें टीम बनाने की जो शर्तें हैं, वह है कि सभी सदस्य एक ही परिवार के होने चाहिए। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, इन्होंने भारत के बेंगलुरु शहर में मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी है आपका आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत का आईआईटी बॉम्बे है उसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि सरकार ने हाल ही में कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं फिरोजाबाद, नागपुर, लातूर, ऑप्शन डी है भोपाल। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाल ही में भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है, जो कि भारत के मध्य प्रदेश के लातूर शहर में स्थापित की जाएगी। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां पर हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, रायबरेली, चंडीगढ़, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन डी है रायपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो रानी रामपाल है वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। इनके नाम पर रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा और इन्हीं के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप सभी को ध्यान रखना है कि आप सभी से पूछा गया है किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह रही आज की आपकी वीडियो, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही खास थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।